हेलो स्टूडेंट्स, आज से हमारा नया सेमेस्टर चालू हो रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा फर्स्ट लेक्चर था कि और हमारे सब्जेक्ट का नाम भी यहाँ पे था लिनक्स, अंडरस्टैंडिंग अबाउट लिनक्स एंड यूनिक्स। ठीक है, तो ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, तो ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर था। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि लिनक्स और यूनिक्स एग्जैक्टली होती क्या है और कहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम देने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर लिनक्स और यूनिक्स के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। तो यूनिक्स सिस्टम क्या है और लिनक्स क्या है, व्हाट इज यूनिक्स एंड व्हाट इज लिनक्स। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन लिनक्स वर्सेस यूनिक्स। ठीक है, तो इन दोनों ओएस के बीच में डिफरेंसेस क्या है, कौन सी लैंग्वेज कौन सी ओएस कहाँ पे यूज होती है और दूसरी लिनक्स है वो कहाँ पे यूज होती है और यूनिक्स कहाँ पे यूज होती है। इन दोनों के डिफरेंसेस हम दिखने वाले हैं। उसके बाद लिनक्स के फीचर्स क्या है, मतलब लिनक्स कहाँ कहाँ पे वो यूज होती है, तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसकी मदद से उसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लेवर, मतलब किस किस तरीके की लिनक्स ओएस आती है मार्केट में। ठीक है, फिर उसका जो आर्किटेक्चर रहता है, मतलब उसके अंदर जो सिस्टम रहती है, सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ठीक है, तो वो किस तरीके से होता है, उसका आर्किटेक्चर भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को हम इस लेक्चर के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में कि व्हाट इज यूनिक्स एंड लिनक्स। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज यूनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि यूनिक्स वाज ओरिजिनली स्पेल्ड, मतलब उसको पहले क्या बुलाते थे, तो उसको यहाँ पे बोला जाता है यूनिक्स। ठीक है, CS लगता था। ठीक है, तो ये यूनिक्स स्टैंड फॉर यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, मतलब आपको कोई यूनिक्स की फुल फॉर्म बोलने को कहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, मतलब उसका यूनिक्स का फुल फॉर्म यहाँ पे इसका एक्चुअल प्रोनाउन ये होता है यूनिक्स, UNICH। ठीक है, इस तरीके से उसका एक्चुअली मीनिंग ये यूनिक्स नहीं है। ठीक है, उसको इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है इसलिए, और उसका फुल फॉर्म इसी के बेस पे है कि यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब बहुत सारे इसके साथ जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो एक दूसरे के साथ बहुत सारी मल्टीप्लेक्स, मतलब अलग अलग तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करेगी प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन करते टाइम, और उसका जो भी कैलकुलेशन होगा उसको भी वो कंप्यूटिंग यहाँ से कर सकता है। उसके लिए यहाँ पे उसका नाम दिया गया है कि यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स। फिर है कि यूनिक्स इज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जैसे हमारे पास विंडोज है, ठीक है, मैक है, तो वैसे ही यूनिक्स भी एक वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है और कुछ नहीं है। विच इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द एक्टिविटी फ्रॉम मल्टीपल यूजर्स एट अ सेम टाइम, मतलब बहुत सारे यूजर को वो एक साथ हैंडल कर सकती है, इस तरीके की वो यूनिक्स ओएस है। ठीक है, जैसे हम विंडो यूज करते हैं तो विंडो के अंदर हमारे पास एक ही क्लाइंट रहता है और एक ही यूजर रहता है। ठीक है, तीसरा या दूसरा यूजर इसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, दूसरा यूजर बनाना चाहते तो बना सकते हो, पर रिक्वेस्ट जितनी भी इसके पास आती है, अलग अलग विंडोज के पास जितनी भी वो रिक्वेस्ट आती है उसको वो एक ही तरीके से मैनिपुलेट कर सकते, मतलब मुझे दूसरा अकाउंट वहाँ पे बनाना पड़ेगा। जबकि यूनिक्स को ऐसी कुछ चीजें देनी नहीं पड़ती, दूसरा अकाउंट भी बनाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही समझ जाता है कि किसका डेटा क्या है। ठीक है, मतलब अलग अलग पीसी में से उसको डेटा मिलेगा। ठीक है, तो यूनिक्स सिस्टम कहाँ पे यूज है, तो यूनिक्स सिस्टम है वो मल्टीपल यूजर्स को भी हैंडल कर सकता है। ठीक है, और ओएस हमारा जो है वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल यूजर हो तो सकते हैं पर उसको हम हमारे हिसाब से अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, और यूनिक्स एग्जैक्टली कहाँ पे यूज होती है, तो जैसे जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यूनिक्स है वो मल्टीपल यूजर को हैंडल कर सकता है, तो कैसे हैंडल कर सकते हैं। यूनिक्स है वो हमारे नॉर्मल पीसी के अंदर यूज नहीं होती, और होती है तो भी बहुत कम यूज होती, क्योंकि वहां पे उसको बनाया गया है मल्टीपल यूजर को हैंडल करने के लिए। ठीक है, इसलिए उसको सर्वर पे रखा जाता है। ठीक है, जो भी हम वेबसाइट बनाते हैं, जो भी वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन से मोबाइल एप्लीकेशन, उस सबको एक सर्वर के अंदर रखा जाता है, जैसे हम बोलते हैं ऑनलाइन रखना। ठीक है, मतलब होस्टिंग करना।
तो जो भी हमारा होस्टिंग है वो वन टाइप ऑफ, वहां पर भी उस हार्डवेयर को एक ओएस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो भी हमारा सर्वर है उसको भी एक वन टाइप ऑफ ओएस की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे किस तरीके की ओएस, तो वहां पे यूनिक्स या फिर लिनक्स नाम की ओएस रहती है, ठीक है। किस तरीके की, लिनक्स या यूनिक्स, क्योंकि ऑनलाइन हमने कोई भी डेटा रखा है तो हमारा डेटा हमें ही दिखाई देगा, हम ही हैंडल कर सकते हैं उसको, ठीक है। अगर किसी दूसरे को देखना है तो उसको जो भी परमिशन दी गई है वही वो चीज कर सकता है। तो यूनिक्स वो सारी चीजें हैंडल करके रखता है, मतलब मल्टीपल यूजर को हैंडल कर सकता है, ठीक है। और ओएस हमारा जो विंडो है वो मल्टीपल यूजर को हैंडल नहीं कर सकता। तो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस ये था, ठीक है। तो विंडो हमारी सिंगल क्लाइंट के लिए यूज होता है और यूनिक्स वो मल्टीपल यूजर के लिए यूज होती है। फिर है कि द डेवलपमेंट ऑफ यूनिक्स इज स्टार्टेड अराउंड 1969 एट AT&T बेल लैब्स, ठीक है। तो जैसे हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो आपको बताया गया कि सी लैंग्वेज किसी ने फाइंड आउट किया तो डेनिस रिची ने किया। तो क्यों किया, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कमांड थ्रू सारा वर्क होता है, मतलब जितने भी हम डेटा देते हैं वो सारे किसके बेस पे होते हैं, कमांड के बेस पे होते हैं। अगर मुझे किसी भी तरीके की फाइल ओपन करनी या प्रोजेक्ट ओपन करना तो अगर मैं कमांड दूंगा तो ही वो फाइल को रीड करेगा या फिर राइट करेगा, ठीक है। और कोई भी अदर ऑपरेशन भी वो कर सकता है। पर ओएस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया तो सारे कमांड हमें दे देता है, उसको वो जो भी प्रोसेस आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। पर यूनिक्स के अंदर ऐसा नहीं है, आपको उसके पहले आपकी जो भी कमांड है वो याद करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप उसके साथ फाइल के साथ किसी भी तरीके की प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो जिसने फाइंड की थी डेनिस रिची ने, ठीक है। तो डेनिस रिची उस टाइम पे यूनिक्स बना रहे थे और यूनिक्स के अंदर उसको कमांड देनी थी, तो कमांड के लिए उन लोगों ने सी लैंग्वेज की फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो यूनिक्स भी डेनिस रिची ने ही फाइंड की है, ठीक है। और सी लैंग्वेज भी डेनिस रिची ने फाइंड की है। पर यूनिक्स के अंदर कैन थॉमसन नाम का जो पर्सन है जिसने बी लैंग्वेज बनाई थी उसका भी बहुत बड़ा हाथ है यूनिक्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिक्स सिस्टम की डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। किसने फाइंड आउट की थी 1969 में, किसके अंदर, बेल लेबोरेटरी के अंदर, कैन थॉमसन और डेनिस रिची ने फाइंड आउट की। ये यूनिक्स का इंट्रोडक्शन था, यूनिक्स क्या है एग्जैक्टली। उसके बाद है लिनक्स। तो लिनक्स क्या है एग्जैक्टली, तो लिनक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम और अ कर्नल, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि लिनक्स इज वन टाइप ऑफ, जैसे यूनिक्स था वैसे ही लिनक्स भी वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर लिनक्स का यूज होता है, हमारा जो प्रोसेसर रहता है, ओएस रहती है हमारी जो भी विंडो की, उसके अंदर कितनी प्रोसेस एक साथ वर्क हो रही है, ठीक है। कितनी प्रोसेस एक साथ वर्क हो रही है, तो सारी प्रोसेस को हैंडल करने के लिए वन टाइप ऑफ थ्रेड बनाई जाती है। वो थ्रेड को हैंडल करने के लिए कर्नल होता है, जो सारी थ्रेड को मैनिपुलेट, मतलब ये पहली प्रोसेस मेरे पास ये वाली आई, ये थ्रेड आई तो उसको मैं कंप्लीट कर लूंगा कर्नल, उसके बाद दूसरी प्रोसेस, तीसरी प्रोसेस, तो वो कर्नल सारी प्रोसेस हैंडल करता है, ठीक है। तो लिनक्स भी वन टाइप ऑफ ओएस ही रहती है, उसके अंदर भी आप मल्टीपल यूजर को हैंडल कर सकते हैं। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर एन ओपन सोर्स लाइसेंस, मतलब ये भी, इसको भी आप फ्री में ले सकते हो, इसका भी लाइसेंस रहता है, ठीक है। ओपन सोर्स लाइसेंस है, लाइसेंस भी फ्री में ही आपको मिल जाएगा अगर आपको पीसी के अंदर इंस्टॉल करना है तो। इट इज इट्स फंक्शनलिटी लिस्ट इज क्विट लाइक अ यूनिक्स, मतलब इसकी जो भी फंक्शनलिटी वो लिनक्स की सेम टू सेम यूनिक्स की तरह ही है, थोड़ा बहुत ही चेंजेस है 1 या 5% तक, बाकी 95% सेम टू सेम यूनिक्स की तरह ही है। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल विच आर टर्मिनेटेड एज एन आइडिया, मतलब terminated as an idea in the mind of your young and bright Linus Torvald when he was computer science student, मतलब लिनक्स उसको बनाने का आइडिया कहाँ से आया, ठीक है। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर यूनिक्स जिस तरीके से वर्क हो रही तो उसने अपने हिसाब से ही वन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के अंदर उसने इस तरीके की सारी फंक्शनलिटी अप्लाई की जैसे यूनिक्स में होती है, ठीक है। तो वो किसने फाइंड आउट की, लाइनस टॉवेल नाम के पर्सन ने फाइंड आउट की, इसलिए उसका नाम लिनक्स के बेस पे, यूनिक्स के बेस पे लिनक्स रखा गया। ही यूज्ड टू वर्क ऑन यूनिक्स ओएस proprietary software and thought that is needed improvement, मतलब उसके अंदर किसी भी तरीके की आपको
थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर प्रॉपर्टी चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर, खुद की आपकी प्रॉपर्टी बनानी है, तो उसके लिए लिनक्स ओएस का यूज आप कर सकते हो। यूनिक्स के अंदर आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, जो भी कमांड आपको अपडेटेड फॉर्म में दिया जाए उसी का ही आप यूज कर सकते हो। मतलब लिनक्स से वो बहुत कम यूज होती है, जबकि सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी सर्वर के अंदर यूनिक्स बहुत ही ज्यादा यूज होती है। ठीक है, उसके अलावा व्हेन his suggestions were rejected by the designer of Unix, he thought of launching an OS which will be रिस्पेक्टिव टू चेंजेस मॉडिफिकेशन इज सजेस्टेड बाय द इट्स यूजर। मतलब जो भी उसका यूजर था, जिसने भी वो सॉफ्टवेयर किसी और को दिखाया, तो उसने बताया कि इस तरीके के आप चेंजेस करोगे तो वो मैं परचेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसने उस तरीके के चेंजेस उसके अंदर किए, और यूनिक्स को जब वो बताने गया तब उसने क्या किया था कि उसने रिजेक्ट कर दिया कि इस तरीके की ओएस हमारे पास तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम इम्प्रूव क्यों करें, हमारे हिसाब से ही हम इम्प्रूव करेंगे। तो इस तरीके की इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री रही है। ठीक है, तो उसके बेस पे उसने थोड़ा बहुत इसके लिनक्स के बेस पे वर्क करना चालू किया, उसके अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया, और उसके बाद उसकी जो लिनक्स ओएस है वो मार्केट में आई थी। ठीक है, तो उस टाइप ऑफ ये इस तरीके की लिनक्स ओएस है, जैसे यूनिक्स है वैसे ही है। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, तो हम डिफरेंस पढ़ेंगे अब। तो सोर्स कोड ऑफ लिनक्स इज फ्रीली अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिनक्स, द सोर्स कोड ऑफ लिनक्स इज फ्रीली अवेलेबल टू इट्स यूजर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि द सोर्स कोड ऑफ यूनिक्स इज नॉट फ्रीली अवेलेबल, मतलब जनरल पब्लिक के लिए यूनिक्स सिस्टम इजीली नहीं मिलती, जबकि लिनक्स वो फ्री है। इट इज ग्राफिकली यूजर इंटरफेस अलोंग विद कमांड लाइन। मतलब इसके अंदर थोड़ा बहुत ग्राफिक, जैसे हमारे विंडो के अंदर जिस तरीके का ग्राफिक आता है, वैसे ही लिनक्स के अंदर भी ग्राफिक आप ऐड कर सकते हो। कमांड की मदद से आपको यूज करना है तो कमांड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और आपको जैसे वॉइस के अंदर ग्राफिक्स रहते हैं उसका यूज करना है तो उसका भी यूज आप कर सकते हो। ठीक है, और इट ओनली हैज अ कमांड लाइन ईटर, मतलब यूनिक्स के अंदर ओनली कमांड के थ्रू ही किसी भी तरीके की फाइल को आप ओपन या बंद या डिलीट कर सकते हो, दूसरा कोई उसका तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट हो जाती है, वो स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे हम अभी यूज करते हैं उबुंटू, तो उबुंटू भी वन टाइप ऑफ लिनक्स ही है, उसका नाम बदल के सिर्फ उबुंटू किया हुआ है। ठीक है, फिर एक लिनक्स ओएस इज पोर्टेबल, मतलब उसको कहीं भी आप ले जा सकते हो, मतलब एक पीसी में से दूसरे पीसी के अंदर भी, एक में लिनक्स है दूसरे में आपको डालना है तो वो आप डाल सकते हो। फ्लेक्सिबल एंड इट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन डिफरेंट हार्ड ड्राइव। अलग अलग तरीके के हार्ड ड्राइव आपने उसके साथ अलग अटैच करवाई तो अलग अलग तरीके से वो परफॉर्म करेगा। यूनिक्स इज नॉट पोर्टेबल है, मतलब आपको उसको अलग अलग एक बार इंस्टॉल कर लिया तो दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर, दूसरे पीसी के अंदर उसको आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि इट इज नॉट फ्रीली अवेलेबल। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी चीज भी यहाँ पे दी गई, इट इज नॉट, इट हैज ओनली कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, फिर एक फोर्थ टॉपिक, डिफरेंट वर्जन ऑफ लिनक्स आर उबुंटू। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि लिनक्स का दूसरा वर्जन भी आया हुआ है, जिसे हम देख सकते हैं कि उबुंटू के फॉर्म में, इसके बाद विस्टा भी आया था। ठीक है, तो ये जितनी भी ओएस है हमारी वन टाइप ऑफ सर्वर बेस पे वर्क होती है। ठीक है, और अलग अलग मतलब थोड़े यूआई भी आपको मिल सकते हैं वहाँ पर यूनिक्स के अंदर किसी भी तरीके की आपको यूआई नहीं दी जाती। ठीक है, ओनली फॉर आपको काम करना है तो कमांड के बेस पे ही आप काम कर सकते हो, दूसरा कोई तरीका उसके अंदर नहीं है। ठीक है, फिर एक ही फाइल सिस्टम सपोर्टेड बाय लिनक्स आर एज फॉलो, मतलब इसके अंदर जो भी हमारी फाइल रहती है वो किस फॉर्मेट में पढ़ी जाती है, तो उसके लिए XFS, RAMFS, VFAT, CRAMFSM, एक्सटेंशन 3, एक्सटेंशन 4, इस तरीके से वो सारी फाइल वो रीड करता है। जबकि इसके अंदर यूनिक्स के अंदर जो भी फाइल रहती है वो इस तरीके से एक्सटेंशन को यूज करते हैं। जैसे हम इमेज हमारी होती है तो इमेज के पीछे .jpg PNG ऐसे लगा सकते हैं ना, वैसे ही सिस्टम के अंदर यूनिक्स के अंदर या फिर लिनक्स के अंदर अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, प्रोसेसर को समझने के लिए, उस फाइल को रीड करने के लिए। ठीक है, तो ये वन टाइप ऑफ एक्सटेंशन है जो सपोर्टेबल है अलग अलग ओएस के अंदर।
उसके बाद है कि पोर्टेबल, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि लिनक्स है वो पोर्टेबल है, एक ओएस में से दूसरे पीसी के अंदर भी आप डाल सकते हो। तो उसके फीचर्स आ गए अब यूनिक्स और लिनक्स के ये फीचर है, यूनिक्स के फीचर नहीं है क्योंकि उसको वो सिर्फ कमांड लाइन पे ही वर्क करता है, दूसरा कोई उसका फीचर्स नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि पोर्टेबल। तो पोर्टेबल मतलब जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज लिनक्स कर्नल सपोर्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। मतलब अलग अलग तरीके के हार्डवेयर के प्लेटफॉर्म के बेस पे ही वो वर्क कर सकता है। ठीक है, तो पोर्टेबल मतलब क्या हो जाता है कि एक ओएस के अंदर है तो अलग अलग हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल भी आप कर सकते हो। ठीक है, जबकि लिनक्स यूनिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता, एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया तो वो लाइसेंस आपको किसी दूसरे को नहीं दे सकते या फिर उसके बेस पे आप दूसरी चीज नहीं रन कर सकते। ठीक है, फिर है कि मल्टी प्रोग्रामिंग। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम which means multiple application can run at the same time। मतलब एक टाइम पे आप बहुत सारी एप्लीकेशन को भी रन कर सकते हो। तो उसको उसी तरीके से बनाया गया कि जैसे हम ओएस यूज करते हैं कि मैंने वीडियो प्लेयर MP4 वीडियो भी चलाया हुआ है, गाना भी चलाया हुआ है, हम फोटोशॉप पे वर्क भी कर रहे हैं, तो वो तीनों चीजें मेरी एक साथ हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पर भी मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, मतलब एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशन आप रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। फिर है ओपन सोर्स, इजीली आपको अवेलेबल है, मतलब आपको इसके लिए कोई पे करना नहीं पड़ता, प्रीमियम भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको किसी को देना भी नहीं पड़ता पैसा, और फ्री मिल भी जाता है, तो इसलिए ओपन सोर्स बोला जाता है। सोर्स कोड ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्रीली अवेलेबल एंड टू इनहेंस द एबिलिटी ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैनी टीम्स वर्क इन अ कोलैबोरेशन। मतलब अलग अलग तरीके से वो यूज होता है, मतलब जिस तरीके की भी आपकी ओएस रहती है तो उसके अंदर किस तरीके से वर्क होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसके बेस पे वर्क होती है। ओपन सोर्स मतलब आपको इजीली वो मिल भी जाएगा। फिर एक ही हिरार्किकल फाइल सिस्टम, मतलब जैसे हम विंडो में यूज करते हैं कि एक फाइल के अंदर मेरे पास दूसरी फाइल है, दूसरी फाइल के अंदर तीसरी फाइल पड़ी हुई है, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेस पे सारा डेटा हमारा पड़ा रहता है, जैसे हम वॉइस के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एफोर्ड अ स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रक्चर इन विच सिस्टम फाइल और यूजर फाइल आर अरेंज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है कि जो भी आप फाइल को अरेंज करते हो उसी के बेस पे यहाँ पे सारी फाइल अरेंज फॉर्म में रहती है, जैसे हम विंडो के अंदर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक मल्टी यूजर, मतलब बहुत सारे यूजर उसको एक साथ यूज कर सकते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मल्टी यूजर सिस्टम which means multiple user can access the system resource like RAM, memory, application, program at the same time। मतलब लिनक्स के अंदर क्या, तो जो भी उसको रैम दी जाती है वो रैम कोई दूसरा बंदा भी उसको यूज कर सकता है, मतलब दूसरा क्लाइंट भी उसको यूज कर सकता है उसी रैम को। जबकि यूनिक्स के अंदर क्या रहता है, अगर उसको कोई स्लॉट दिया गया है कि भाई इतनी रैम आपके पास है 10 GB है, तो उसके बाद दूसरा एक्स्ट्रा डेटा आप किसी और का यूज नहीं कर सकते, तो उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड है। लिनक्स के अंदर कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कितना भी डेटा आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर है सेल। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर ऑफिशियल इंटरप्रेटेड प्रोग्राम, मतलब सेल की मदद से आप खुद का अलग से प्रोग्रामिंग कोड भी लिखना चाहते हो, मतलब आपके पास बहुत सारी फाइल पड़ी हुई है, उसके अंदर से कोई भी फाइल आपको लेनी है, उसको मॉडिफाई करके वापस वहां पे रख देनी है, तो उसके लिए सेल स्क्रिप्टिंग आती है। मतलब आप सिस्टम के अंदर डायरेक्टली थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ कमांड ऑफ एन वॉइस, मतलब उसको रन करने के लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी वॉइस को, जिसकी मदद से वो रन करेगा, किसी भी फाइल के साथ वो एग्जीक्यूट करेगा। इट कैन बी यूज्ड टू डू सेवरल टाइप ऑफ ऑपरेशन लाइक कॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड सो ऑन। मतलब अलग अलग तरीके की एप्लीकेशन को भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर यूजर security system using authentication features like encryption of data और password protection और control access to particular file। मतलब किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए अगर आपने वहाँ पे इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में कोई भी ब्लॉक लगाया हुआ है तो वो कोई दूसरा क्लाइंट उसको यूज नहीं कर सकता। मतलब सिक्योरिटी भी आप अपने हिसाब से किसी भी फाइल पे, फोल्डर पे या फिर किसी भी ओएस पे आप लगा सकते हैं।
ठीक है। तो ये इसके फीचर्स थे लिनक्स के। उसके बाद है कि फ्लेवर ऑफ यूनिक्स, मतलब किस किस तरीके की लिनक्स सिस्टम यूज होती है। तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा है कि ईच वर्जन इज प्रोड्यूस बाय अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विथ इट्स ऑन एथोस एंड एम्स, मतलब उसके जो पर्टिकुलर टास्क रहते हैं उसके बेस पे ही इस लिनक्स सिस्टम को मॉडिफाई किया गया है। द रिजल्ट इज ए यूनिक वर्जन ऑफ लिनक्स, मतलब लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है कि वन टाइप ऑफ यूनिक लिनक्स बाहर आती है, नॉन एज अ डिस्ट्रो। उसको आप यहाँ पे डिस्ट्रो भी बोल सकते हो लिनक्स को। तो उसके बहुत सारे यहाँ पे वर्जन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बहुत आइडेंटिफाई की उबंटू, ठीक है। तो उबंटू लिनक्स ही है वन टाइप ऑफ, उसके अंदर लिनक्स सिस्टम रहती है। फिर है फेडोरा, लिनक्स मेन, काली लिनक्स। तो ये सारी अलग अलग तरीके की मेन ओएस है जिसको हम बहुत हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी यूज उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग है कि आर्क लिनक्स, चोरिन ओएस, मैंचारो, डीपिन ओएस, मैक्स लिनक्स, एलिमेंट्री ओएस, ठीक है, और सोलस। तो इतनी तरीके की अलग अलग टाइप की लिनक्स सिस्टम यूज की जाती है और मोस्टली फेमस रहती है वो चार तरीके की है, उबंटू, फेडोरा, लिनक्स और काली। ये चार का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। फिर एक ही आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स, मतलब उसका आर्किटेक्चर किस तरीके से होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लिनक्स हमारे पास एक ही तरीके की क्लाइंट है और उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं कि इसके पास यहाँ पे चार अलग अलग तरीके के यूजर आए या फिर एन यूजर आए, तो उसको हैंडल किस तरीके से करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल स्क्रिप्टिंग के बारे में आपको बताया, कर्नल आपको बताया और हार्डवेयर। तो कर्नल जैसे मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया कि कर्नल क्या होता है, वन टाइप ऑफ वो सारी प्रोसेस उसके बाद जो भी आती है उसको वो हैंडल करता है, ठीक है। सेल स्क्रिप्टिंग क्या होता है कि मैं कमांड के थ्रू किसी भी ओएस को, मतलब किसी भी प्रोसेस को यहाँ से डायरेक्टली कर्नल को मैं दे सकता हूँ अपने हिसाब से। अगर आपको यूआई के थ्रू आपको यूजर से डेटा देना है तो उसके लिए किसी भी तरीके की ये वर्जन आ जाएगा, मतलब उसका एक्सटेंशन आ जाएगा, किस तरीके की प्रोसेस आपने उसको दी है, कंपाइलर के थ्रू दी है, एप्लीकेशन के थ्रू दी है, किसी भी ग्राफिक्स के थ्रू दी है, नेट के थ्रू दी है, तो किसके थ्रू दी है। तो अलग अलग यूजर अलग अलग उस कंपाइलर को यूज करता है, मतलब आर्किटेक्चर को यूज करता है। तो उसके हिसाब से उसको सेल के पास वो कमांड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वो कर्नल के पास, मतलब वो प्रोसेस अब कर्नल के पास जाएगी और वो हार्डवेयर के पास पहुंचने के बाद उसका कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिनक्स के अंदर बहुत सारे यूजर एक साथ इस एक ही ओएस को यूज कर सकते हैं, जबकि यूनिक्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे जितने भी यूजर है वो एक यूजर को सिर्फ एक ही ओएस दी जाती है, ठीक है। वो अपनी तरीके से ही अब कंपलसरी जितना डेटा उसको दिया गया उतना ही वो यूज कर रहा है, उसके बाहर का डेटा कोई यूज नहीं कर सकता। जबकि लिनक्स के अंदर अलग अलग जो भी इसका डेटा रहता है उसको दूसरे पर्सन भी यूज कर सकता है अगर वो खाली पड़ा रहता है तो, ठीक है। तो लिनक्स के अंदर ये थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स, जो भी हमने यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया उसके बारे में यहाँ पे आपको क्या दिया गया। तो आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग लेयर्स, मतलब कितने लेयर के मदद से वो बना हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर लेयर। तो हार्डवेयर लेयर कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल डिवाइस, मतलब बहुत सारी अलग अलग तरीके की डिवाइस को इकट्ठा करके बनाया गया डिवाइस, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है कि रैम आ जाती है, हार्ड डिस्क आ जाती है, सीपीयू आ जाती है। तो इन चारों मतलब अलग अलग तरीके के, इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे डिवाइसेस लगे रहते हैं। इन सब का यूज करके हम यहाँ पे हार्डवेयर लेयर बना सकते हैं। उसके बाद देखिए कर्नल, तो इट इज द कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब किसी भी तरीके की ओएस आप यूज करो, विंडो यूज कर रहे हो या फिर यूनिक्स यूज करो या फिर लिनक्स या फिर उबंटू, किसी भी तरीके की ओएस आप यूज करोगे तो उसके अंदर कर्नल आता ही आता है। कर्नल का काम क्या रहता है, किसी भी तरीके की प्रोसेस उसको दी जाती है उसको वो मैनेज करता है, तो उसका कैलकुलेशन करना है तो कब करना है, कितने टाइम में करना है, तो वो सारा कैलकुलेशन करके रखता है वो, ठीक है। तो इसके लिए ये कर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटरेक्ट डायरेक्टली विद हार्डवेयर, मतलब वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड रहता है। प्रोवाइड अ लो लेवल सर्विस टू अपर लेयर कमांड, मतलब जो हायर लेवल में से जो भी उसकी एप्लीकेशन आई है, रिक्वेस्ट आई है, उसको वो लोअर लेवल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो हार्डवेयर को
पास करता है, तो हार्डवेयर अपने हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करेगा और उसका आउटपुट हमें देगा। ठीक है, तो ये दो लेयर थे। उसके बाद हमारे पास है कि सेल। ठीक है, सेल स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं हम इसको, लास्ट में हम पढ़ेंगे कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है, तो बीच में भी टॉपिक आ सकता है। और इंटरफेस वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपको यूजर मतलब ओएस आपकी रहती है, उसके अंदर से आपको कमांड नहीं देना, तो आप अपनी तरीके से भी वो प्रोसेस बना सकते हो, और वो प्रोसेस बनाने के लिए आपको वहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। तो सेल है वन टाइप ऑफ कोड है, प्रोग्रामिंग है। ठीक है, इसलिए उसको इंटरफेस एप्लीकेशन बोला गया। हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कर्नल्स फंक्शन फ्रॉम द यूजर। ठीक है, मतलब वो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी कर्नल को देनी है, वो कॉम्प्लेक्सिटी सारी इजी करके उसको देनी है, इसलिए हम सेल स्क्रिप्टिंग का यूज करते हैं। मतलब उतनी फास्ट तरीके से मुझे वो वापस आउटपुट देगा। द सेल टेक कमांड फ्रॉम द यूजर एंड एग्जीक्यूट कर्नल फंक्शन। मतलब वो सेल है वो किसके पास से कमांड लेगा, यूजर के पास से कमांड लेगा, और किसको देगा, वो कर्नल को देगा। ठीक है, फिर यूटिलिटी, a utility program that provide the user most of the functionality of an operating system। यूटिलिटी मतलब वन टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी प्रोग्राम, जिसके बेस पे अलग अलग एप्लीकेशन वर्क होती है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम डेट प्रोवाइड द यूजर मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑर्डर। मतलब यूटिलिटी है वो जितनी भी फंक्शनैलिटी लिनक्स के अंदर दी गई है उन सब का हम यूज कर सकते हैं, इसलिए बोले उसको यहाँ पे बोला जाता है यूटिलिटीज। ठीक है, तो इतनी तरीके की आर्किटेक्चर हमारे पास। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स हो गया, जिसके अंदर हर एक पार्ट्स का मैंने डिटेल्स दिया हो। इसके बारे में बहुत ज़्यादा आप जानना चाहते हो तो इसके बारे में सर्च भी आप कर सकते हो, ताकि इसके अंदर आप बहुत डिटेल में जा सकते हो। अगर लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप वन टाइप ऑफ सर्वर भी मैनेज कर सकते हो, अगर आपको उसके बारे में कमांड उसकी याद रहेगी तो उसका वो पूरा सब्जेक्ट आता है, जिसके अंदर आप अलग से खुद का एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो। ठीक है, मतलब आपको जॉब करनी है या फिर खुद का कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूनिक्स के बेस पे भी वर्क कर सकते हो। यूनिक्स भी एक अच्छा टॉपिक रह जाएगा, जिसके अंदर आप अच्छी से अच्छी सैलरी पैकेज मिल सकते हैं। आप अगर आपको पता नहीं है तो आप नेट पे भी फाइंड आउट कर सकते हो, यूनिक्स प्रोग्रामिंग के अंदर, कमांड के अंदर जॉब्स कितनी है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर भी आप प्लेटफॉर्म का अपना खुद का बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। ठीक है, और एक बार और कि जो भी आपने ऊपर जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, तो उसके बारे में लास्ट में क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, तो लास्ट टाइम आप जो भी क्वेश्चन गूगल क्लास के अंदर फिलअप कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन अब आपको करना है कि आपकी जो भी वेब एप्लीकेशन है RNWIT, ठीक है, तो उसके अंदर आपको असाइनमेंट के अंदर जाना है और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए उसके आंसर वहाँ पे फिलअप करने हैं। अगर यहाँ पे वहाँ पे आपने पूरा लेक्चर कंप्लीट किया हुआ है, आपने पूरा लेक्चर देखा है, पर उसके आंसर आपने फिलअप नहीं किए, तो आपकी अटेंडेंस गिनी नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपको अपनी अटेंडेंस दिखाने के लिए कंपलसरी जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, उसके आंसर कंपलसरी आपको असाइनमेंट के अंदर, आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर असाइनमेंट में जाने के बाद इस सब्जेक्ट के रिलेटेड देने ही देने हैं, तो ही आपकी अटेंडेंस मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो और भी आपको इसके अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट है तो आप अलग से भी खुद का भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी दे दी है, और ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स इंट्रोडक्शन था। ठीक है, क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या पे यूज होती है, तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके डिटेल में और जाएंगे अब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।